कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट को लोगों के इंटरेस्ट से या कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर रखना पसंद करते हैं. ही हैज नेवर डिनाइड द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप. जो आज प्रेशर ग्रुप है वो इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है. उसका कोर बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप ही होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है वो. तो मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री देख लो आप उठा के, जब यूनानिमिटी हुआ करती थी, जब यूनिफॉर्मिटी हुआ करती थी, जिसे वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म का नाम देते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सोसाइटी जिसका नाम प्रिमिटिव कम्युनिज्म देते हैं. अभी मैं आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में पढ़ाऊंगा, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में आगे पढ़ाऊंगा. तो मार्क्स बोलते हैं कि वहां से, उस यूनिफॉर्मिटी में से कुछ हिस्सा, कुछ कंपोनेंट पॉपुलेशन का ऐसा उठ के आता है जो अपने इंटरेस्ट को लोगों के इंटरेस्ट से या कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर रखना पसंद करता है. अब कैपिटलिज्म में उनका नाम प्रोग्रेसिव पीपल हो सकता है, सक्सेस ओरिएंटेड पीपल हो सकता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव्स का नाम दिया जा सकता है. लेकिन मार्क्स कहते हैं कि ये लोग सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं. वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब अपना काम बनता, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो लोग होते हैं वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि इस वक्त सोसाइटी की जो सबसे बड़ी नीड है वो क्या है? प्रोडक्शन. अभी जो प्रोडक्शन चल रहा है वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ है, नीड बेस्ड प्रोडक्शन है. तो अगर ऐसा भी नहीं है कि सब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस नीड को वो अपने आप खुद की नीड को फुलफिल कर पाए, कुछ का प्रोडक्शन हो सकता है डेफिशिएंट रह जाए और कुछ का प्रोडक्शन हो सकता है हो ही नहीं, कुछ लोग लेस केपेबल हो जाए प्रोड्यूस करने के. तो उन्होंने ये चीज रिकॉग्नाइज की कि यार अगर हम सरप्लस प्रोड्यूस करें तो ऐसे लोग, इंटरेस्ट ग्रुप का नाम देते हैं मार्क्स उसको, बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट ग्रुप हमेशा सोसाइटी में सरवाइव करते हुए आया है. अब आप इंटरेस्ट ग्रुप जो भी सोसाइटी में आए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को पूरा किया. अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हुए उन्होंने पावर को कैप्चर किया. कैसे? सरप्लस प्रोड्यूस करके. क्योंकि पावर से एसोसिएटेड क्या है? प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज. सरप्लस प्रोड्यूस किया, सरप्लस को बेचा, उस सरप्लस को बेचने के बाद में जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ उस प्रॉफिट से मैंने प्रॉपर्टी बनाई. या वो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है. तो मार्क्स बोलते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं ये हर सोसाइटी की स्टेज में, आफ्टर प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये हर सोसाइटी की स्टेज में मिले हैं. एंशिएंट सोसाइटी में मास्टर और स्लेव्स हो गए, हैव और हैव नॉट्स में मास्टर और स्लेव्स हो गए. तो मार्क्स इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं और मार्क्स बोलते हैं कि हर स्टेज ऑफ सोसाइटी में, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद में जब एंशिएंट सोसाइटी आती है तो एंशिएंट सोसाइटी में मास्टर और स्लेव्स पाए जाते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स. पावर किसके पास है? हैव कौन है? मास्टर्स. प्रॉपर्टी किसके पास है? क्योंकि स्लेव किसकी प्रॉपर्टी होती है? प्रेस्टीज किसके पास है? नाम में ही मास्टर है. ठीक है, तो मास्टर की प्रॉपर्टी, मास्टर प्रेस्टीजियस होता है. सेकंड स्टेज मतलब टेक्निकली थर्ड और क्लास डिवीजन में सेकंड स्टेज. क्योंकि प्रिमिटिव कम्युनिज्म को मार्क्स बोलता है इक्वल सोसाइटी है. लेकिन वो जो वहां से प्रोडक्शन में सरप्लस स्टार्ट होता है वहां से
क्लास डिवीजन स्टार्ट होते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही सरप्लस प्रोड्यूस होता है तो सरप्लस में किसी के पास है और किसी के पास, तो है वाला नहीं वाला। थर्ड स्टेज फ्यूडल सोसाइटी, वहां पे आते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स। अब फ्यूडल लॉर्ड्स, पावर किसके पास है, प्रेस्टीज किसके पास है, नाम ही में ही लॉर्ड है। प्रॉपर्टी किसके पास है, अरे जमीन थी ना, लैंडलॉर्ड्स। यही फ्यूडलिज्म का ही तो कैरी ओवर हैंगओवर है हमारे देश में। ये जमींदारी सिस्टम, ये सब किसका हैंगओवर है, ये फ्यूडलिज्म का ही तो हैंगओवर है। नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी कैपिटलिज्म। अब यहां पे दो कैटेगरी आती है। मार्क्स बाबा बोलते हैं कि जैसे जैसे, क्योंकि एंशियंट सोसाइटी में टूल्स जिसके पास है, एंशियंट सोसाइटी में टूल्स जिसके पास हैं वो है मास्टर। फ्यूडल सोसाइटी में जिसके पास में लैंड है वो कौन है। लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ लैंड को या लैंड की वैल्यू किसमें मेजर होने लग गई। पहले आदमी वो बड़ा है जिसके पास जमीन ज्यादा है, आज आदमी वो बड़ा है जिसके पास में बैंक बैलेंस ज्यादा है। तो मनी ने जैसी ही चीजों को रिप्लेस कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में, जिसने रिसोर्सेस को अर्न किया, मार्क्स नाम देते हैं उसका मींस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली क्या जरूरी है, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन, जैसे ही प्रोडक्शन, बोलते हैं मार्क्स के प्रोडक्शन की नीड्स बढ़ जाती हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करने की नीड आती है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। तो उस बीच में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वर्कर नहीं थे, मशीन थी। मुझे चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए। पहले क्या था, बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए थे। अब बनाने के लिए तो मशीन है, पर मशीन को चलाने के लिए तो बनाने वाला बड़ा या चलाने वाला। तो जिस लेबर की वैल्यू पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, हैंडीक्राफ्ट्स की वैल्यूज देखो अब, तो उस लेबर की वैल्यू में क्या डेप्रिसिएशन हुआ, मशीन ने रिप्लेस कर ली। तो मार्क्स बोलता है कि ये जो मशीन्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टूल्स हैं, अब इनको नाम हम क्या देंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्क्स बाबा बोलते हैं कि जैसे ही कैपिटलिज्म में ये जो मनी वाला कंसेप्ट आया, तो जिसके पास मनी है उसी ने ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खरीद लिए, उसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से उसने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस भी सरप्लस में होगा क्योंकि मशीन से प्रोड्यूस हो रहा है, कैपेसिटी ज्यादा होती है मशीन की प्रोड्यूस करने की। अब सरप्लस प्रोड्यूस हुआ तो सरप्लस रेट में भी बिका। और सरप्लस एक्चुअली किसकी जेब में जाता है, वर्कर की या मालिक की। मालिक की। क्यों, कंसेप्ट बताओ मुझे क्यों। ओन करते हैं, एग्जैक्टली exactly। मेरी मशीन, मेरा लैंड, मेरी इंडस्ट्री, मेरा ब्रांड, तुम कौन। तो जिसका नाम पहले स्लेव था एंशिएंट सोसाइटी में, उसका नाम हो गया फ्यूडल सोसाइटी में सर्स। उसी का नाम हो गया वर्कर्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स को मार्क्स बोलते हैं प्रोलेटेरिएट, क्योंकि मार्क्स एक
जर्मन स्कॉलर हैं, तो उनकी टर्मिनोलॉजीज भी कुछ थोड़ी बहुत मिलती जुलती रहेगी जर्मन डिक्शनरीज से। मार्क्स वर्कर को बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। कहानी समझते जाओ, क्योंकि मार्क्स की दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट में आपको मिला जुला के बता रहा हूं, फिर सीधा माइंड मैप पे स्विच करेंगे हम। देखो, मोड्स अलग है और मीन्स अलग है, याद रखना। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यह है, अगर मैं आपको सीधा सा बोलूं, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री। जो मार्क्स ने स्टेजेस डिफाइन की है हिस्ट्री की, टेक्निकली 5 स्टेजेस जो मार्क्स ने डिफाइन करी हिस्ट्री की, और इनवेरिएबली अगर एक ट्रांजिशन स्टेट को जोड़ लें हम, तो वो 6 हैं। ठीक है, तो ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों नाम दिया मार्क्स ने, द स्टेजेस ऑफ द हिस्ट्री। हाँ भाई, मार्क्स बाबू उसको मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, इन स्टेजेस को हिस्ट्री की? क्या कारण है इनको मोड्स बोलने का? क्योंकि, अब टेक्निकलिटी को बाद में जाते हैं, मैं आपको पहले कंसेप्चुअलिटी पे ले जाता हूं। मार्क्स का जो हिस्ट्री को देखने का तरीका है, या सोसाइटी को जो देखने का तरीका है, ठीक है, मार्क्स बोलता है कि जो डायलेक्टिकल आइडियोलॉजी तो मार्क्स के दिमाग में है कि हमेशा दो लोगों के बीच में डायलेक्टिक्स रहेगी, हमेशा दो फोर्सेस के बीच में डायलेक्टिक्स रहेगी, है ना? डायलेक्टिक्स मतलब कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू अपोजिट थिंग्स। तो मार्क्स बोलता है कि थीम पकड़ना जो मैं बोलना चाह रहा हूं, द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट परफॉर्म्ड बाय द मैनकाइंड इज प्रोडक्शन। Who will enjoy property, prestige, and power in the society? The one who owns means of production. मार्क्स का दोनों कंसेप्चुअलिटी हमको इस चीज पे इंडिकेट करती है कि मार्क्स का फोकस मटेरियल चीजों पे है। इमैनुअल कांट हुआ करते थे जो बोलते थे कि आइडियाज जो होती हैं, आइडियाज की डायलेक्टिक्स जो होती है, वो प्रोड्यूस करती है इस रियलिटी के वर्ल्ड को। माइंड ओवर मैटर का खेल है। लेकिन मार्क्स बोलता है मैटर की डायलेक्टिक्स ज्यादा जरूरी है। मटेरियल फोर्सेस की डायलेक्टिक्स होती है, तब चेंज और ट्रांजिशन आता है। तो बेसिक बात यह है कि मार्क्स अपने कंसेप्शन में उसका पूरा फोकस इस चीज पे है कि मटेरियल फोर्सेस हिस्ट्री में अपना रोल कैसे निभा रही है। इसीलिए किसी भी सोसाइटी की स्टेज को डिफाइन करने के लिए मार्क्स उसको उसके प्रोडक्शन के मोड से आइडेंटिफाई करता है। कौन सा, मतलब किस टाइप का मोड है
क्योंकि अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी मार्क्स के लिए किस दम पे चलती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। हिस्टोरिकल एक्ट कौन सा? पावर, प्रेस्टीज, प्रॉपर्टी किसके बेस पे मिलेगी? प्रोडक्शन के बेस पे। तो अल्टीमेटली मार्क्स बाबू बोलते हैं कि प्रोडक्शन किस मोड में है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए। मोड एक कैटेगरी का नाम है बेसिकली। एक होता है ना, अपन पीसी ऑन करते हैं तो सेफ मोड होता है, पीसी तो ऑन हो ही गया, मोड अलग है। मतलब कैटेगराइजेशन है बस, मोड तो आज मेरा मोड सही नहीं है। हो तो आप खुद ही ना, आप अलग थोड़ी हो गए मोड में, आत्मा कोई बाहर निकाल के चली गई हो, आप ही हो, बट आपकी कैटेगरी अलग है आज, या आपका आउटलुक अलग है। बस मोड का मतलब यही है। तो मोड का मतलब सीधा सा एक कैटेगरी है, आउटलुक। लेकिन वो आउटलुक किसके बेस पे डिफाइन किया है मार्क्स ने? प्रोडक्शन। सिंपल, कोई दिक्कत? तो हिस्ट्री के इस एवोल्यूशन को, क्योंकि मार्क्स ने फोकस हमेशा किस पे रखा है? प्रोडक्शन। अब ये फोकस किस पे है? मटेरियल। क्योंकि आप रिलीजियस फिलॉसफीज में जाओगे, मार्क्स भी एक फिलॉसफी है। मार्क्स अपने आप में चलती फिरती एक फिलॉसफी है। आप रिलीजियस फिलॉसफीज पे जाओ, तो रिलीजियस फिलॉसफीज सोसाइटी का एवोल्यूशन किसके बेस पे बताती है? स्पिरिचुअलिटी पे। हर चीज किस पे सेंटर्ड है? भगवान को क्रोध आया, भगवान ने धरती नष्ट कर दी, इसको वो हुआ, इसको ये हुआ। हर सब रिलीजन का एक अपना अपना कंसेप्ट है हिस्ट्री को डिफाइन करने का, हिस्ट्री को। ठीक है, तो हिस्ट्री को एक देखने का तरीका है स्पिरिचुअलिटी, जिसको रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा गया। तो हिस्ट्री को मार्क्स ने जैसा देखा, उसका तरीका क्या था मार्क्स का? मटीरियलिज्म। क्योंकि प्रोडक्शन किसको जन्म देगा? मटीरियल थिंग्स को। प्रोडक्शन तुमको पैदा कर देगा क्या? तुमको रिप्रोडक्शन ने पैदा किया है, प्रोडक्शन में नहीं। प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक्स में होता है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता है। सो whenever a material thing is produced, it is always produced, it is not reproduced. ठीक है, तो प्रोडक्शन किसको जन्म देता है? मटेरियल को। मैंने आपको बताया मोड्स क्या है, कैटेगरी या स्टेजेस ऑफ। मैं सिर्फ वर्ड्स को देख रहा हूं अभी, किसी भी चीज की कैटेगरी, स्टेज या काइंड। क्लियर है? अब कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन ऐसे पढ़ो उसको, काइंड ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ, ये हटा दो। कैटेगरी ऑफ, काइंड ऑफ, स्टेज ऑफ। ठीक है, प्रोडक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? मटेरियल। अब मार्क्स ने हिस्ट्री का एवोल्यूशन देखा कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। क्या एवोल्यूशन के प्रोसेस को पढ़ने को हम हिस्ट्री बोलते हैं क्या? क्रोनोलॉजीज को पढ़ने को हम हिस्ट्री बोलते हैं क्या? इतिहास का मतलब क्या है? कहां से शुरू करते हो आप यूपीएससी का सिलेबस? प्रीलिम्स में पढ़ना शुरू करते हो तो एंशियंट, फिर मॉडर्न पढ़ते हो, मिडाइवल।
फिर मॉडर्न के बाद बात समझ आई? तो जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी बेसिस पे, या क्रोनोलॉजिकल स्केल पे किसी भी चीज को स्टडी किया जाता है, तो ये क्रोनोलॉजिकल स्केल है ना, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? बात समझ आया? तो मार्क्स एक्चुअली क्या कर रहा है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में, जो उसका नेक्स्ट कंसेप्ट हम आएंगे। मार्क्स हिस्ट्री देख रहा है किसकी? प्रोडक्शन किस तरह से हुआ, स्टेज वन में कैसे हुआ, स्टेज टू में कैसे हुआ, स्टेज थ्री में कैसे हुआ, स्टेज फोर में कैसे हुआ। तो मार्क्स किसकी हिस्ट्री ट्रेस कर रहा है? प्रोडक्शन की। लेकिन कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन कौन कर सकता है? जिसके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। इसी चीज को ये देखते हुए यहां पे क्या देता है? कैटेगरीज। अब हम कैटेगरी पे आ जाते हैं। कैटेगरी वन, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म इगैलिटेरियन सोसाइटी कहा जाता था, जहां पे प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इक्वालिटी थी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। तो हम इसको ट्राइबल सोसाइटी देखते हैं। दिमाग में एक एग्जांपल इमेजिन करो, ट्राइबल सोसाइटी जहां सब कुछ इक्वल ही है, जहां पे कोई खास इनइक्वालिटीज देखने के लिए नहीं मिलती है। ना जेंडर इनइक्वालिटी है, ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, ना सोशल इनइक्वालिटी है, सब बराबर है, सब भाईचारे में चल रहा है सही काम। ठीक है। यहां से इस ट्रांजिशन के फेज में मार्क्स बाबू, बीच में आपको मैं, अब इसको जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पूरे मार्क्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि आपकी कहानी रिलेट होती जाएगी तो फिर माइंड मैप्स तुरंत निकलते जाएंगे। यहां से मार्क्स बोलता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमर्जेंस होता है। अब मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्रॉपर्टी कहां से आएगी? पावर कहां से आती है? पावर कहां से आती है? सरप्लस। तो जड़ कहां थी? अब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में यहां पे जिसने टूल्स वगैरह पे कैप्चर कर लिया, यहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टूल्स हो गए। जिसके पास टूल्स हैं वो कौन हो गए? अरे यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम क्या है यहां पे? ठीक है। जिसके पास टूल्स हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं, मास्टर्स। एक कैटेगरी आई किसकी? मास्टर्स। दूसरी कैटेगरी आई, तो ये कौन है? हैव्स। और ये कौन है? हैव नॉट्स। ट्रांजिशन स्टेज में जैसे जैसे चीजें डेवलप होती गई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो टूल्स की जगह ले ली लैंड ने। क्योंकि एग्रीकल्चर को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सिर पे थोड़ी ना उगाओगे खेत को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो यहां पे जब एग्रीकल्चर और डोमिनेट होने लग गया, सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, तो यहां पे
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर सबसे प्राइमेसी देखी जाए तो किसकी थी? अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसने कंट्रोल किया? लॉर्ड तो भगवान हो गए। तो ये वाले बाबू कौन हुए? ये वाले कहानी आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल किसका था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होता ही नहीं अगर साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं होता, अगर कमर्शियल रेवोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बॉस मशीन बनाने के लिए साइंस की जरूरत है, मशीन लगाने के लिए कैपिटल की जरूरत है। तो लैंड की जगह मार्क्स बोलते हैं जो प्राइमेसी थी वो ले ली, क्योंकि हर चीज कैपिटल पे आके रुक गई। कैपिटल से ही मशीन है, कैपिटल से ही अरे सब है। वेजेस किससे दोगे? कैपिटल से। लैंड का रेंट कैसे भरोगे? मशीन कैसे खरीदोगे? सरप्लस आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? इस कैपिटल की ओनरशिप जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है तो एक कैटेगरी हैव्स की कैटेगरी आती है और दूसरी हैव नॉट्स की। हैव नॉट्स वाली कैटेगरी उसने क्या बोला? प्रोलेटेरिएट। और दूसरी वाली को बोर्जुआज। अब बोर्जुआज जैसी टर्म कहां से इंट्रोड्यूस की? यस, क्योंकि बोर्जुआज कौन होते हैं? जिनके पास में बिल्कुल कैपिटल होती है। लेकिन मार्क्स बोलता है कि ये बोर्जुआज कैपिटलिज्म में ही क्यों आए? आपने सोचा कभी? हम्म। टर्शरी? यहां तो सेकेंडरी की बात है। मार्क्स तो टर्शरी की बात ही नहीं कर रहा। प्रोडक्शन टर्शरी कैसे हो सकता है? सर्विस तो आप प्रोवाइड करते हो, मटेरियल को प्रोड्यूस करते हो। हम्म। और सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने आपको कहानी में कहीं ना कहीं हिंट दिया है। सरप्लस कैपिटल। और एनीवन एल्स? थोड़ा सा कहानी के अंदर घुसो, अपना स्पेकुलेट करने की कोशिश करो। अरे क्योंकि द कंसेप्शन ऑफ द सोसाइटी, द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी चेंज फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन, इन सब चीजों को छोड़ के कैपिटल एक्यूमुलेशन पे चली गई। कैपिटलिज्म ने रिप्लेस कर लिया सोसाइटी की आइडियोलॉजी को। इसीलिए मार्क्स कैपिटलिज्म के पीछे पड़ा रहता है। मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिज्म जो है वो सबसे बड़ा, इन सब चीजों के बीच में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन के बीच में सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है? तो कैपिटल आई कैपिटलिज्म की वजह से, जो कि प्रमोट करता है प्रॉफिट मोटिव्स को, प्रॉफिट ओरिएंटेशंस को, जो कि प्रमोट करता है सरप्लस एक्यूमुलेशन को, जो कि प्रमोट करता है कि सरप्लस के लिए आप कुछ भी किसी भी एक्सटेंट तक जाओ, कोई मतलब नहीं है, मतलब एक्सप्लॉइटेशन को।
तो ये जो बोर्जुआस की कैटेगरी आई, ये बोर्जुआस की कैटेगरी, ही वर दे वर द पीपल हु वर द वेल्दीएस्ट. बट व्हाई दे वर द वेल्दीएस्ट? बिकॉज they accumulated the surplus which was ought to be distributed amongst the members of the society equally. आपकी जेब का पैसा ही तो किसी और की जेब में है, तभी तो वो वेल्दीएस्ट है. तभी तो करप्शन इतना बड़ा इशू है बॉस. एक बात बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई आपके शेयर के साथ में रिगिंग करता है, आपने वो शेयर खरीद रखा है और उसके साथ में रिगिंग हो रही है. आपने खरीदा, स्पेकुलेट करता हुआ, एनालाइज किया, चार्ट एनालाइज किया, ये वो एनालाइज किया, सब बकवास होता है. ऑपरेटर्स होते हैं वो इस शेयर को ऐसे के ऐसे नीचे ले आते हैं. आप देखना कभी भी 3:15 बजे के बाद में जो हेर फेर होता है मार्केट में. अब आपने तो अपना पैसा लगा दिया, आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज लगाए. अब शेयर के साथ में रिगिंग हो गई, आपकी कैपिटल पहुंच गई सीधा 50,000 रुपए. तो वो 50,000 रुपए कहाँ गए, किसके पास गए? नया वेल्थ क्रिएट नहीं होता है शेयर मार्केट में. शेयर मार्केट इज जस्ट आपकी जेब का पैसा मेरी जेब में, मेरी जेब का पैसा आपकी जेब में. एट द एंड ऑफ द डे सिंपल बात इतनी सी है कि आपका नुकसान मेरा फायदा है. चलो ये तो एक लेजिटिमेट बात हो गई. मैं लेजिटिमेट बात करता हूं. अगर मैं करप्शन कर रहा हूं, ठीक है, पब्लिक रिसोर्सेज को मैं मिस अप्रोप्रिएट कर रहा हूं, मिस यूटिलाइज कर रहा हूं, या आप मान लो किसी के घर गए, है ना, आपके मन में शैतानी सूझी, कह रहे एंटिक पीस है, इसको ऐसे धक्का मार के तोड़ देते हैं. बच्चे होते हैं, बच्चों के दिमाग में खुरापात आती है, तोड़ दिया. अब वो जो मैलाइस इंटेंशन था आपका, उस मैलाइस इंटेंशन की वजह से उसका नुकसान हुआ ना. ठीक है. अब वो नया एंटीक लाके रखेगा, तो उसने अपनी जेब का पैसा किसको दिया? एंटीक सेलर को. फिर एंटीक सेलर ने कहीं और किसी को, ट्रेडर को दिया. वो पैसा राउंड होता रहता है, साइकिल होता रहता है वो पैसा. तो अगर कोई मंत्री या ब्यूरोक्रेट अगर वो करप्ट है, उसके घर में 10-20 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है ना, नौकरी के पहले दिन पे अगर रिश्वत खा ली है आपने और पकड़े गए हो तो अच्छा ही है. लेकिन ये जो 20 करोड़ रुपए है, ये एक्चुअली आपका पैसा है. आपने सरकार को टैक्स दिया था, आपने सरकार को अपने डेवलपमेंट के लिए टैक्स दिया था. मुझे रोड चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे बिजली चाहिए. बॉस आप बिजली दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सब ठीक है, लेकिन पहली बारिश आती रोज टूट जाती है. ऐसा क्यों? पानी आ नहीं रहा मेरे पास में, इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही. अरे तो टैक्स किस बात का ले रहे हो? टैक्स इस बात का आप ले रहे हो कि उसमें से पैसा जो आप आगे दे रहे हो कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाने के लिए, सब करने के लिए, उस पैसे में से आप किक ऑफ ले रहे हो, किकबैक आता है आपके पास में. तो हुआ क्या? आपका पैसा टैक्स में गया, टैक्स का पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा मंत्री के पास गया या ब्यूरोक्रेट के पास गया. तो पैसा किसका था? लेकिन आपने पैसा कहां से लिया? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपने सरकार से लिया, सरकार को ही वापस दे दिया, सरकार ने फिर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने फिर सरकार को दे दिया. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो करप्शन इसलिए बहुत बड़ा इशू है क्योंकि करप्शन इनइक्वालिटी बढ़ाता है. इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी कभी नहीं आ पाएगी, ये बात तय है. लेकिन एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी नहीं आ जाए, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी नहीं आ जाए. इसीलिए करप्शन का कर्ब होना जरूरी होता है, इट्स नेसेसरी. क्योंकि एक इंडिविजुअल के हाथ में अगर सारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रह जाती है तो वो कौन बन जाते हैं? बॉर्चुआस.
अगेन बोर्जुआस कौन है? हैव्स। ये कौन है? पर। अब मैं इसको वापस से ऊपर ले जाऊंगा। अभी आपने ये देखा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री का एवोल्यूशन। अब हिस्ट्री का एवोल्यूशन, सोसाइटी का नाम भी दे दिया था मैंने, चलो दे देते हैं नाम। प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, इस सोसाइटी का नाम था, क्या था? एंशंट फ्यूडल। ठीक है। कैपिटलिस्ट, ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म। मैंने मोड्स बता दिए ना अब। और मोड्स किस बेस पे डिफाइन किए मैंने? कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है सोसाइटी में, ये डिटरमाइन करेगा कि मेरी सोसाइटी एंशंट है या। तो ये बात भी तय है कि अगर 2020 में कुछ सोसाइटी फ्यूडल भी हो सकती हैं और कुछ सोसाइटी कैपिटलिस्ट भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी या इन बैक डेट हम जाते हैं, क्योंकि आजकल तो सब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे है। लेकिन आप आज भी देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पंजाब, है ना? पंजाब की सोसाइटी, पंजाब की इकोनॉमी किस पे बेस्ड है मोस्टली? एग्रीकल्चर पे। कौन सी सोसाइटी, अगर आप देखा जाए तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ था ये फ्यूडल सेटअप, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग पंजाब की सोसाइटी कौन सी है? लेकिन गुजरात की सोसाइटी, बात समझ आई? तो एक ही जगह पे अलग 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 टाइप की सोसाइटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो डिफाइन होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज बीन डिप्लॉयड इन द सोसाइटी। वो कैटेगराइज करेगा कि मैं कौन से स्टेज ऑफ सोसाइटी पे हूं। ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर। मस्त चल रहा है, जिसको जितना प्रोड्यूस करना है सब अपनी नीड के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है। नहीं, अभी रुको, अभी कंसेप्ट शुरू ही नहीं हुए अभी तो। अभी तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, ये सब आएगा। अभी मार्क्स मैंने शुरू ही नहीं किया है। अभी मार्क्स शुरू नहीं हुआ, अभी आपका पहला पेज भी नहीं खुलवाया मैंने माइंड मैप का। क्या मैं इसको हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको स्टडी ऑफ हिस्ट्री बोल सकता हूं? क्या मैं इसको स्टडी ऑफ सोसाइटी बोल सकता हूं? अजी हाँ कि ना? तो हिस्ट्री का क्या ये मटेरियल कंसेप्शन नहीं है क्या? क्योंकि हिस्ट्री में प्रोडक्शन जो मैंने स्टडी किया कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो प्रोडक्शन किसका होता है? तो मेरा कंसेप्शन मटीरियलिस्टिक नहीं है क्या? मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। इसी को मैं बोलूंगा, अरे हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में मटेरियल कैसे प्रोड्यूस हुआ है सोसाइटी में, तो मटेरियल कैसे प्रोड्यूस हुआ है हिस्ट्री में सोसाइटी में, दैट विल डिफाइन द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी।
अभी तक मैंने आपको दो तीन टर्म्स इंट्रोड्यूस करी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्रोडक्शन, मटीरियलिज्म, ठीक है, और ये मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन। मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन का मतलब क्यों? क्योंकि मार्क्स के लिए क्या ट्रू है? मैटर प्रिसीड्स आइडियाज या आइडिया प्रिसीड्स मैटर? मैटर का मतलब क्या है? मटीरियल। ठीक है, बस। अब मेरे को आप एक चीज एनालाइज करके बताओ, क्या जो मैंने आपको यहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा था, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप क्या ये डिफाइन नहीं करती है कि मेरा आपसे रिलेशन कैसा है? या तो मैं हैव हूं या हैव नॉट हूं। अगर आपके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और मेरे पास में नहीं है, तो क्या आप और मैं एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू मार्क्स? लेकिन आप भी वर्कर और मैं भी वर्कर, तो हम एक ही कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, तो वी शेयर अ कॉमन रिलेशन। बट वी विल शेयर अ एंटीथेटिकल रिलेशन इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ कैपिटलिस्ट एंड आई बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ प्रोलेटेरिएट और वर्कर। ठीक है, तो मार्क्स बाबू बोलते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। और ये रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस कितने टाइप के होते हैं? अब आपको समझ आया हैव्स और हैव नॉट्स कहां से आते हैं? अरे ये रिलेशन ही तो है, हैव और हैव नॉट्स। लेकिन ये कैसे बना रिलेशन? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आगे आप देखोगे तो मार्क्स बोलता है एफओपी, ऑल्सो नोन एज एफओपी, नोन एज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। अ इजियर टर्म या फिर एक कन्वीनियंट टर्म जो आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कंफ्यूज नहीं करनी है। लेकिन पहले मैंने आपको कॉम्प्लिकेट चीज पढ़ाई ताकि आपको आसान और आसान लगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किस मीन्स से हो रहा है? मतलब ये टूल्स, ये कैपिटल, ये लैंड और ये टूल्स, ये मीन्स है प्रोड्यूस करने का। क्या प्रोड्यूस करने का? मटीरियल कंसेप्शंस, मटीरियल थिंग्स। इसी चीज को मार्क्स क्या बोलता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो नोन एज। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन विल लीड टू, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है उसका नाम क्या है? जिसके पास नहीं है वो खत्म। ये है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। नहीं, आप इकोनॉमिक्स को मार्क्स से मर्ज मत करो। मार्क्स की टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल अलग है। इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की बात करती है, मार्क्स सिर्फ कैपिटल की बात करता है। मार्क्स तो ये भी बोल देता है कि लैंड तो पिछले सोसाइटी में थी। डू नॉट इंटरमिंगल थिंग्स, मैंने आपको बोला था कल भी, मैंने आपको पहले कॉशियसली बोला था, मार्क्स पढ़ते समय मार्क्स की तरह पढ़ना, मार्क्स को अपने अंदर उतार के पढ़ना, मार्क्स बन के मार्क्स को पढ़ना, तब मार्क्स समझ आएगा। अगर रेशनल हो गए तो अपने ही हाथ जला बैठोगे। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू ओवरराइड योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। आप सीमित रहो मार्क्स तक। मार्क्स खत्म होने के बाद में आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। अब आ जाते हैं स्टेजेस पे। मार्क्स को कई बार ये बात पूछी गई कि आप पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो, पूरी हिस्ट्री को आपने क्रिटिसाइज करके रख दिया, आप ये तो बताओ यार कि इसका
सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स ही होते हैं। मैंने आपको बोला था कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स लाइफ में रखो, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक को रखना। तो मार्क्स नेवर वांटेड टू बी अ पर्सन हु वाज कैरेक्टराइज्ड फॉर ओनली बीइंग अ क्रिटिक टू द हिस्ट्री, for only being a person who always had a negative thought, dialectical thoughts for each and every sections, for each and every concepts of the history for the present situation. तो मार्क्स को नेक्स्ट कुछ जो बुक्स मार्क्स ने लिखी, उसमें मार्क्स ने एक यूटोपियन आइडिया दिया। यूटोपियन आइडिया मतलब विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। लेकिन वो यूटोपियन था या सॉल्यूशन था, ये डिटरमाइन हुआ मार्क्स की मौत के बाद। प्लेखनोव was the person who shaped this philosophy of communism, not Marx. मार्क्स ने बोला कि ये जो इनइक्वालिटी की हिस्ट्री चली आ रही है, ये जो एक्सप्लॉइटेशन की हिस्ट्री चली आ रही है, इस हिस्ट्री का जो एंड होगा, क्योंकि भाई व्हाट आफ्टर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म भी तो कभी खत्म होगा। मार्क्स से पूछा गया, जब एंशियंट सोसाइटी खत्म हुई, जब फ्यूडल सोसाइटी खत्म हुई, तो आज मैं आपसे पूछता हूं क्या कैपिटलिज्म खत्म हो पाएगा? आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हम कैसे बता सकते हैं कि 400 साल बाद क्या होगा? हमको अपने 4 दिन बाद का नहीं पता। लेकिन मार्क्स से पूछा कि आपने 2000 साल की, 2500 साल की हिस्ट्री बता दी, तो आप बाबा आगे का भी बता दो। जब पूरी हिस्ट्री, मार्क्स बोलते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पूरे इतिहास की हिस्ट्री मतलब पूरे इतिहास में, हिस्ट्री में सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है मैनकाइंड का। तो उनसे बोला गया कि यार आगे भी बताओ, गुरुजी कौन सी अंगूठी पहने जिससे सब ठीक हो जाए, कैपिटलिज्म खत्म हो जाए? तो उसने बोला कि इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा पीक पे होगी, एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज्यादा पीक पे होगा कैपिटलिज्म में। उस वक्त ये जो हैव नॉट्स की कैटेगरी है, इनको रियलाइज होगा कि हम एक कैटेगरी नहीं है, हम एक क्लास है। हम सिर्फ कीड़े नहीं है, हम एक लिविंग बीइंग है। हम सिर्फ पैदा नहीं हुए हैं, हमको जीने का भी हक है। उनको इस एक्सप्लॉइटेशन का अंदाजा होगा, उनको इस इनइक्वालिटी का एहसास होगा, तब जाके एक कैटेगरी जो कि हिस्ट्री में सिर्फ कैटेगरी रही है, हैव नॉट वाज अ कैटेगरी। आप देखो मैंने ऊपर मोड्स में क्लास नहीं लिखा। तो मार्क्स बोलते हैं कि ये जो कैटेगरी है हैव नॉट्स वाली, जब एक्सप्लॉइटेशन पीक पे होगा कैपिटलिज्म में, ना एंशियंट में एक्सप्लॉइटेशन पीक पे जाएगा, ना फ्यूडल सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन पीक पे जाएगा, कैपिटलिज्म में। कौन बोलता है? तो जब एक्सप्लॉइटेशन पीक पे जाएगा, तो वही वाली बात है, आप जिसको बिल्कुल सोचो कि ये कहां जा रहा है, मुझे बताना कि ये हिंदुइज्म की फिलॉसफी में कहां से इंटरलिंक्ड है, कि जब कैपिटलिज्म पीक पे होगा, एक्सप्लॉइटेशन भी बिल्कुल पीक पे होगा। हाँ, कली, कली का युग, कलयुग। तब जो ये कैटेगरी हैव नॉट्स की, जो हिस्ट्री में सिर्फ कैटेगरी बनी रही, जो जिंदा हुए और मर गए,
जो एक्सप्लॉइट हुए और उनको एहसास नहीं हुआ, जिनके साथ में इनइक्वालिटी, डेली बेसिस पे इनइक्वालिटी सफर की जा रही थी और बढ़ रही थी, वो कैटेगरी क्लास बन जाएगी। पर वो क्लास कैसे बनेगी? उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस आएगी। किस चीज की कॉन्शियसनेस? कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कि हम डिजर्व करते हैं इक्वल रहना, हम डिजर्व करते हैं जीना। अपनी लिविंग कंडीशन को वो असेस करेंगे। मार्क्स बोलता है कि जब तक आप कैटेगरी में फंसे हुए हो, तब तक आप फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस मतलब, अरे साहब ये तो भगवान की दी हुआ नियति है, पुराने जन्मों की सजा है। अब वो बाबूजी पढ़ लिए हैं तो बाबूजी के पास पैसा है। अब मैं आपसे बोलता हूं, एक घटिया सवाल पूछता हूं आपसे, घटिया क्यों लगेगा आपको मुझे बताना। मुकेश अंबानी के पास इतनी वेल्थ क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे चाहिए मुकेश अंबानी की आधी वेल्थ। पहला सवाल होना चाहिए कि क्यों चाहिए। अरे अगले ने रिलायंस बनाया है खुद ने, तो जिसने बनाया है उसी का ही है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जिसने बनाया उसी का, इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हुई? प्राइवेट। हम्म। हाँ, तो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी यही है कि आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने को सजा नहीं देती है। उसको वो, कैपिटलिज्म कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करने का या प्रॉफिट ओरिएंटेशन मोटिव्स को वो कभी भी गलत नहीं मानती है। तो अगर आज रिलायंस ने, जियो ने फ्री का जियो अगर रिचार्ज 666 में बदल दिया, जो आप पहले 300 में भी कर लेते थे, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो आज। क्यों? यार अगला सर्विस दे रहा है तो ऑफ कोर्स। अब जाओ किसी रेस्टोरेंट में, खा लो पिज्जा, फिर बोलो पैसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? भाई साहब गुप्ता जी का बर्गर तो, गुप्ता जी पिज्जा बनाते हैं वो तो 60 रुपए का है, आपका 600 का है। तो बोले भाई तू डोमिनोज में खा रहा है बैठ के, डोमिनोज का प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। वहां जाके आप ये थोड़ी बोल सकते हो बाहर तो 60 का मिल रहा है, वो बोलेगा बाहर जाके खा ले, यहाँ क्यों आया। आज ये आर्ग्यूमेंट आप क्यों कर सकते हो? क्योंकि सोसाइटी प्राइवेट प्रॉपर्टी या वेल्थ एक्यूमुलेशन को बुरा नहीं मानती है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन को बुरा नहीं मानती है। तो आपके पास में जो है, आज आप उसी में ही अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ लेते हो। नहीं, आपने पढ़ाई की, आप आईएएस बन गए, ठीक है, आप आईएएस बन के खुश हो जाओगे, लेकिन आप पीएम क्यों नहीं बने? बात समझ पा रहे हो मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि हम पॉलिटिकली बने नहीं थे, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था, हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी थी नहीं, किस्मत में नहीं लिखा था। तो आपके अंदर जो मिडिल क्लास में रह जाने की कॉन्शियसनेस है, या जो मेड्स या आपके घर पे कुक्स बाई वगैरह आ रही हैं, वो लोग को आप चिल्ला के बात कर देते हो, वो आपकी गाली क्यों सुन लेते हैं? उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो उनको ये बताती है, समझाती है, एहसास कराती है कि आप छोटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो बाबूजी तो चिल्लाएंगे। आप अपने ड्राइवर पे चिल्ला सकते हो ना, अगर वो गलती करता है तो। क्यों? सबसे पहली बात, वो आपका ड्राइवर है ही क्यों? क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो। राइट और रॉन्ग?
और ड्राइवर डांट क्यों खा लेता है? क्योंकि आप क्या हो? साहब हो। साहब किसने बनाया? ड्राइवर को ड्राइवर की कॉन्शियसनेस किसने दी? सोसाइटी ने। कि आप ड्राइवर हो तो सुनना पड़ेगा। आप किसी दिन बोल दो पीछे बैठे हुए को, आपको हो जाएगा सिलेक्शन, आप करके देख लेना, आपका ड्राइवर किसी दिन आपको बोल दे, छोटू गाड़ी चला ले तू, आज मेरा मन नहीं है यार। तुम क्या बोलोगे उसको? है? एक्सक्यूज मी, टॉकिंग टू मी? हाँ, जैसे वो आई थी मेरे पास में, टॉकिंग टू मी। अरे यार डिस्ट्रक्टिव। मजा ही आ गया मेरे को तो। बट मैंने उसको ऐसे ईगो पे नहीं लिया, बट आई फाउंड इट वेरी स्टूपिड। इवन आई मेट अ फैकल्टी यस्टरडे, बहुत अच्छे से प्लीजिंगली बात करी। इज वेल क्वालिफाइड पर्सन, वेल टॉट, अन अकेडमी में अगला काम कर रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 4 बार इंटरव्यू दे चुका है। उसका पूरा रेज्यूमे सब कुछ मैंने देखा, बात की उससे, बहुत अच्छे से बात करके गया। ठीक है, मैंने कहा ओके विल फाइंड अ वे टू करेंगे हम कुछ कोलैबोरेशन। ओ आई, हाउ योर एक्सपीरियंस? अरे वाह छोटू। मैं उसके मुंह पे हंस दिया था। मुझे वो याद आ गया, अंकल। अंकल याद आ गए, पर मैं बोल नहीं पाया। मैंने उम्र पूछी नहीं एक्चुअली, नहीं तो मैं उम्र पूछ के बोल देता। आ, अंकल कूल थे यार। तो मार्क्स बोलता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है आपके अंदर कि मैं ड्राइवर ही हूं तो मुझे सुनना पड़ेगा, मैं सबॉर्डिनेट हूं तो मुझे सुनना पड़ेगा। आप किसी दिन एसडीएम लगोगे, एडीएम लगोगे, डीएम लगोगे, तो आपके ऊपर बाप के भी बाप बैठे हैं। जिस दिन आपका डिविजनल कमिश्नर आप पे चिल्लाएगा तो सुनना पड़ेगा। जिस दिन कैबिनेट सेक्रेटरी आप पे चिल्लाएगा तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कौन है वो। लेकिन जो आपको पता है, समझ पा रहे हो, जो आपको महसूस होता है, तो उस फीलिंग का नाम क्या है? कॉन्शियसनेस। मार्क्स बोलता है ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि मैं ड्राइवर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। अरे साहब हम तो, गरीब आदमी क्या खाएगा, यही तो खाता है, यही तो हमारी किस्मत में लिखा है। तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट कौन करती है? जो सोसाइटी के बाकी इंस्टीट्यूशन है, सच एज आइडियोलॉजीज, सच एज रिलीजन, सच एज कल्चर। यही है। रिलीजन भी आपको ही सिखाता है, सोसाइटी भी आपको ही सिखाती है। तो मार्क्स बोलता है इस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को जनरेट करने वाला, ये जो सोसाइटी है, ये कल्चर है, इस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस के कारण कैटेगरी बनती है लोगों की। ड्राइवर, एसडीएम, एडीएम, डीएम, सीएम, पीएम, जो आपको सबऑर्डिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन के रोल में, आप किसी पर डोमिनेट कर ही रहे हो। लाइफ में कुछ भी नहीं हो तो छोटे भाई बहन या बड़ा भाई बहन, मम्मी पापा, जिसके छोटे भाई बहन हैं उनको पता है, आप अगर बड़े हो तो, और अगर आप छोटे हो तो आपको भी पता है। अकेले हो तो आपको पता है कि मम्मी पापा। और छोड़ो, आप किसी सर्विस को एक्वायर करने जाते हो, किसी ट्रेन में, प्लेन में, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हो ना, पैसे दिए हैं भाई, यही बोलते हो आप। तो हम हमेशा डोमिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन के रोल में जिंदगी में लगे रहते हैं। मार्क्स बोलता है कि जिसने अपने आप को सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक कैटेगरी है। जो डोमिनेट कर रहा है, वो भी एक कैटेगरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर सबऑर्डिनेटेड। तभी तो 99% ऑफ द वेल्थ इज अर्न्ड बाय। मार्क्स को भी यही दिक्कत है।
बोलता है कि सबके अंदर अगर सबऑर्डिनेशन होता, सब इक्वली सबऑर्डिनेटेड होते, तो इसका मतलब ये कि सब इक्वली डोमिनेंट भी होते। लेकिन 99% पीपल जो हैं वो सबऑर्डिनेटेड हैं और डोमिनेटेड बाय, मैं नहीं बोल रहा, ऑक्सफैम ने बोला था कुछ साल पहले। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट बोलती है। तो मार्क्स बोलता है कि जो 1% लोग हैं ये 99% लोगों को सबऑर्डिनेट करते हैं। और ये सबऑर्डिनेशन वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी क्यों है? क्योंकि आपने अपने आप को एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में एक्सेप्ट कर लिया। एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है आपको, जिसको आप अपनी क्लास मानते हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो या ब्यूरोक्रेटिक क्लास हो, एसडीएम क्लास हो, एडीएम हो, डीवाईएसपी हो, एसपी हो, ड्राइवर हो, टोटो वाला हो, आप सब एक क्लास में बिलोंग करते हो। तो वो जो क्लास आपको लगती है कि वो आपकी क्लास है, वो बेसिकली एक फॉल्स कॉन्शियसनेस की वजह से है। जो कॉन्शियसनेस कौन दे रहा है? टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन हु इज डोमिनेटिंग यू थ्रू वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, आइडियाज, आइडियोलॉजीज, कल्चर, रिलीजन, स्क्रिप्चर्स, सब कुछ। मार्क्स बोलता है कि जब कैपिटलिज्म अपने एक्सप्लॉइटेशन पे पीक पे होगा, तो ये जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है ये टूट जाएगी। क्योंकि सबको अपने एक्सप्लॉइटेशन का एहसास होगा, सबको अपने सबऑर्डिनेशन का एहसास होगा, सबको अपने इनइक्वालिटी का एहसास होगा, सबको महसूस होगा कि हमको जीने का हक है। तब वो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में बदलेगी। तब मार्क्स बोलता है कि जो कैटेगरी हिस्ट्री से चली आ रही है हैव नॉट्स की, वो कैटेगरी किस में बदलेगी? क्लास में। मार्क्स बोलता है कि एक्चुअल क्लास तब बनेगी, एक्चुअल क्लास, वो क्लास जब ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस के साथ में अपनी चीजों को रियलाइज कर जाएगी, तो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आएगी उनमें कि हम सब एक हैं। तो ये जब 99% लोग एक हो जाएंगे, तब क्या आएगा? रेवोल्यूशन। और मार्क्स वॉयलेंट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, अनलाइक गांधी। मार्क्स बोलता है कि ये जो प्रोलेटेरिएट है, ये जो प्रोलेटेरिएट है ये एक हो जाएंगे। ये एक होने के बाद में रिवोल्ट करेंगे। क्लासेस के बीच में स्ट्रगल शुरू होगा। कौन से क्लासेस के बीच में? प्रोलेटेरिएट वर्सेस, क्योंकि मेरे एंटीथेटिकल क्लास कौन सी है? ये जो क्लास स्ट्रगल शुरू होगा, इस क्लास स्ट्रगल में क्लास पहले क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ में फिर क्लास स्ट्रगल होगा। उस क्लास स्ट्रगल का चरम तब आएगा जब प्रोलेटेरिएट एक रेवोल्यूशन लाएंगे। इसे मार्क्स बोलता है प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब चेंजेस ऑफ थिंग्स इन द वाइसा वर्सा डायरेक्शन, 360 चेंज इन थिंग्स, बिल्कुल पलट जाएगा। और मार्क्स इसके लिए वायलेंस को पूरा सपोर्ट करता है। अब एक्सप्लॉइटेशन का एहसास कैसे होगा? जब एफसीसी मतलब फॉल्स क्लास ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में बदलेगी। तो मार्क्स पे सवाल उठाया गया कि यार ये जो आप बोल रहे हो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, तो एक्सप्लॉइटेशन कैसे समझ आएगा लोगों को? कैसे एक्सट्रीमिटीज बढ़ेगी? बॉस तो बोलेगा अरे यार आज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर, है ना? तुम वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, 1 घंटा और। तुम उछल के काम करोगे? इंसेंटिव देगा तुमको, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा, तुम करोगे? तुमको दिक्कत है क्या जब मुकेश अंबानी की वेल्थ एक्यूमुलेशन से? पर्सनली तुम अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मुकेश अंबानी से मतलब ही नहीं है।
और अगर है तो करके देख लो कुछ। पॉपराइजेशन बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज पॉपराइजेशन ऑफ मासेस। पॉपराइजेशन इज मास पॉवर्टी। जब मासेस पुअर हो जाएंगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी आ जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी कब आएगी? जब आपके जेब का पैसा मैं खींचते चलूंगा अपनी जेब में। तो मेरे पास तो बहुत है और आपके पास एंटीनियो मेरी वाली सिचुएशन आ जाएगी। वो मांगने आए थे कुछ और उसने बोला कि अरे ये लो ब्रेड ले लो। एंटीनियो मेरी ने मजाक उड़ा दिया। तो उनको लगा यार यहां तो हम पॉपराइज्ड हो रखे हैं, ये मजाक उड़ा रही है औरत। हुआ क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन। यही कंसेप्शन मार्क्स ने भी उठाया कि पॉपराइजेशन जब पीक पे होगा, एक्सप्लॉइटेशन जब पीक पे होगा, आई एम सॉरी, उसका सिंबॉलिक इंडिकेशन मिलेगा, रियलाइजेशन होगा मास पॉवर्टी से। और तब लोग रिवोल्ट करेंगे, तब क्लास स्ट्रगल शुरू होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा और रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन होने के बाद में पहले तो मार्क्स ने सीधा बोला कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी कौन सी आएगी? मॉडर्न कम्युनिज्म। मॉडर्न कम्युनिज्म नेक्स्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी आएगी। अब मॉडर्न कम्युनिज्म में कितनी क्लासेस होंगी? कितनी होंगी? ऑफ कोर्स दो कैसे होगी बॉस? अगर दो हो जाएगी तो फिर स्ट्रगल हो जाएगा क्लास में। मार्क्स से क्या मांगा गया था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होगा अगर दो क्लास रह गई तो? मैंने आपको कल भी बताया था, ह्यूमैनिज्म के बारे में भी बताया था आपको। रिलीजन किसी एक में चूज कर लिया, दो में से किसी एक को चूज कर लिया, तो उसका मतलब आप दूसरे में बिलोंग नहीं करते। तो क्लास डिवीजन ही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। डिवाइड मतलब किसी बेसिस, किसी क्राइटेरिया पे आप डिवाइड हो, चाहे वो सेक्स, जेंडर, क्लास, वेल्थ, कुछ भी हो। मार्क्स बोलता है जब रेवोल्यूशन हो जाएगा तो मॉडर्न कम्युनिज्म विल बी अ क्लास लेस सोसाइटी। देयर विल बी नो क्लास इन मॉडर्न कम्युनिज्म। इट विल बी अ स्टेटलेस सोसाइटी। क्योंकि स्टेट भी है तो सबऑर्डिनेशन और सुपर ऑर्डिनेशन का तो खेल है ही ना। तुम पे डोमिनेट कर रहा है ना स्टेट। ईडी तुमको अरेस्ट कर सकती है, पुलिस तुमको अरेस्ट कर सकती है ना, जज साहब डांट लगा देते हैं ना, क्यों? स्टेट मशीनरी का पार्ट है। तो मार्क्स बोलता है ना स्टेट रहेगा ना क्लास रहेगा, एवरी वन विल बी इक्वल। वो इगैलिटेरियन था, ये इक्विटेरियन सोसाइटी है, ये इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी होगी। वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, ये मॉडर्न कम्युनिज्म है। लेकिन मार्क्स से ये पूछा गया कि बाबा, एकदम से कल रात को कम्युनिज्म और रेवोल्यूशन हुआ, आज सुबह से सब खत्म हो जाएगा? है जादू है क्या? कैसे? पूरी सोसाइटी आज जैसी की जैसी है। आज रात को मान लो, आज से ही मैं तुमको रात को बोलता हूं, आज से देर विल बी नो क्लास एंड फ्रॉम टुमारो देर विल बी नो स्टेट। तुम सबसे पहले बोलोगे सर सिलेबस का क्या होगा? मुझे एक बड़ी क्यूट सी बात बोली किसी स्टूडेंट ने, सर आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। सर आपका सेहत को थोड़ा ध्यान रखो सर, पूरा सिलेबस आप पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू। आई को अब मुझे समझ आया कि मैं कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। सिलेबस खत्म होने के बाद मर जाओ कोई बात नहीं। एक प्रिमिटिव एक मॉडर्न है। प्रिमिटिव वाले कपड़े तुम पहन नहीं पाओगे। मैंने जो बोला उस पर फोकस कर लो। प्रिमिटिव वाले कपड़े तुम पहन नहीं पाओगे ना मॉडर्न में।
मैं बोलता हूँ कल से फूल पत्ती पहन लेना, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी है। हो जाएगा क्या? जो है वो तो है, लेकिन इसका मुझे बिल नहीं भरना, इसको खरीदने के लिए मुझे पैसा नहीं देना, इसको प्रोड्यूस करने वाला मुझसे पैसा लेगा नहीं। सब अपने अपने हिसाब से, जिसको जितनी कैपेबिलिटी है उसको उतना वेज सैलरी मिलेगा। बियॉन्ड दैट सरप्लस कोई नहीं ले पाएगा। इसको मैन्युफैक्चर करने वाला मुझसे उतना ही पैसा ले सकता है जितनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। सरप्लस नहीं लेगा, ब्रांड वैल्यू नहीं होगा। डोमिनोज का पिज्जा और गुप्ता जी का बर्गर, नो प्रॉफिट। क्योंकि हर चीज की जड़ कहां से शुरू हुई थी बाबा? मैंने आपको जड़ बताई थी यहां पे। कैसे? हटाओ ऐप को, लाओ क्लास कॉन्शियसनेस। इस क्लास में कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। इसके बारे में मार्क्स ने नहीं बोला। मार्क्स के लिए इट इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। तभी मैंने आपको बोला, बहुत बड़ी बात बोली मार्क्स ने, इतिहास ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फ्रॉम नाउ ऑन एंटायर सोसाइटी विल बी मॉडर्न कम्युनिस्ट सोसाइटी। लेकिन मार्क्स से पूछा गया कि आप कल तक तो आप सब और हम सब कैपिटलिज्म के शिकार हैं। आप भी कैपिटलिस्ट हो और मैं भी कैपिटलिस्ट हूं। हमारे तन पे एक एक कपड़ा, हमारे पास में बॉटल, पानी, चश्मा, जो भी आपके हाथ में है, सब कैपिटलिज्म की निशानी है। आपको क्या लगता है जो पेन आप खरीद के लाते हो 10 रुपए का, 15, 20, 50 रुपए का, वही पेन 500, 800 रुपए का आता है पेरार कार्डन का, पार्कर का? क्या एक्स्ट्रा है उसमें? पार्कर है। बिल्कुल। मैंने कई बार मतलब ये रियलाइज किया, ऐसा खुद के अंदर भी, कितना ही रोक लो खुद को, लेकिन ये होता ही है। वैसे आप नॉर्मल डेज में फॉजल पहन लो, गेस पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ इन अ सिचुएशन जहां बहुत स्पेशल ओकेजन फंक्शन होता है, वहां मैं राडो पहनता हूँ। नहीं तो खींच के रखो, घड़ी तो घड़ी है। अरे बॉस, घड़ी तो घड़ी है। वहां भी गेस और फॉजिल पहन के चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन फर्क पड़ रहा है। स्पेशल ओकेजन है, बड़ी पार्टी है, कुछ है, कहीं अच्छी जगह जाना है, तो आप राडो पहन के जाओगे। उसको अलग से चेम्बर में लॉकर में रखा हुआ है मैंने, गायब नहीं हो जाए। समय साली वही बताती है। अब क्या इस लाइफस्टाइल को, कल उस राडो की घड़ी की वैल्यू को एक ही दिन में जीरो कोई कर दे तू? कल आपके सारे रिसोर्सेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई आपके घर में आके घंटी बजा के बोले, एक्सक्यूज मी, ये रूम मेरा है, क्यों है? कम्युनिज्म, मॉडर्न कम्युनिज्म। और प्रिमिटिव में जाना है तो फूल पत्ती पहन लेना। नहीं, तो आपको अगर डेट पे जाना है तो सीसीडी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कहां जाओगे? हैं? शिव शक्ति? अरे मॉडर्न कम्युनिज्म है तो फेयरमॉन्ट भी जा सकता है, कोई नहीं रोकेगा वहां पे। अरे अच्छी कॉफी के ब्रांड्स पता है क्या? चलो तीन, स्टारबक्स। तो स्टारबक्स है ना, मतलब छोड़ू, कॉफी पीने का मन कर रहा है, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो मार्क्स से भी बोला गया है कि यार तुम रातों रात रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो, आइडियोलॉजीज बदल जाएगी क्या? इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक ही दिन में लोग छोड़ देंगे क्या?
जो लोग 99% लोगों ने जिनने मिलकर रेवोल्यूशन किया है, क्या वो रेवोल्यूशन करने वाले लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी छोड़ देंगे क्या? आप और हम मिलकर अंबानी जी को लूट लेते हैं। करो मस्त, करो, क्या मस्त आइडिया है सर। ठीक है, उस बीन बैग को कैप्चर करते हैं सबसे पहले। आधी वेल्थ तो वहीं से निकल जाएगी, है ना? मुझे लगता है 20-50 किलो सोना तो यहीं से टपक जाएगा उसके। लेकिन क्या वो होने के बाद भी, जो मार्क्स का आइडिया है, क्या वो होने के बाद भी ये 99% लोग अपनी वेल्थ छोड़ देंगे क्या? वो जो रिलायंस के मालिक को तुम लूटोगे उसको भी तुम खुद में डिवाइड कर लोगे, लेकिन उसको भी 99% लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं होगा वो। क्योंकि हम क्या है? जानवर। हम इंस्टिंक्टिव हैं, हम एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज के हैं। 50 का नोट कोई नहीं उठाएगा, लेकिन 5 लाख गिरे पड़े होंगे तो शायद एक बार मन डोल जाए। चलो 5 लाख का भी नहीं डोलेगा, लेकिन हो सकता है अगर तुमको पता लगे बैग में 5 करोड़ रुपए हैं। वो छोटा सा बच्चा, कितना चाहिए? 10 करोड़, है ना? तो अगर तुमको पता लग जाए कि उसमें 10 है तो तुम छोड़ दोगे क्या, या तुम बोलोगे अरे 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 मॉडर्न कम्युनिज्म, भाई सब 100 रुपए आपके, 100 रुपए आपके, 100 आपके, 100 आपके, कर लोगे क्या ये? नहीं ना। यही मार्क्स से भी बोला गया। तो मार्क्स ने बोला कि ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ज्यादा हो गया। बस। छोटू, मार्क्स ने इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोला? सोशोलॉजी। हाउ क्यूट, कैसे बोल सकती हो तुम ये? तू बोलता ही कहाँ है? सही कामों के लिए मुंह खोलता है सिर्फ तू। सोशलिज्म। पहुंचने की कोशिश भी मत करना जहां तक मैं पहुंचा देता हूं। सोशलिज्म क्या है? एक ट्रांजिशन स्टेट है। अभी इस वक्त तुम ट्रांजिशन में ही हो, ठीक है? दैट इज एंटायर कंसेप्शन ऑफ मार्क्स। इसमें दो चीजें अभी नहीं कराई है मैंने आपको। अभी अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे मंडे से, लेकिन ये मार्क्स की पूरी आइडियोलॉजी है। इसमें एक कंसेप्ट जो मिस कर रखा है मैंने आपको, वो है एलियनेशन का। लेकिन एलियनेशन बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और इससे भटक जाते हैं अपन। अगर मैं आपको एलियनेशन पे ले जाता, तो एलियनेशन को इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते पे रखा है। मार्क्स का पूरा कंसेप्शन इस पे सराउंडेड है। ये है मार्क्स। अगर मैं आपको छोटी सी समरी दूं तो दिस इज मार्क्स फॉर यू। किसी को फोटो लेनी है तो ले लो। और एक अमेजिंग चीज बताता हूं आपको मैं। रुक जा लाला, फिर इसको बोर्ड फिट कर देते हैं अच्छे से।
MDKP भी भेज देना। हम्म। MDKP। महेश डी का परिवार। MDKP। इक्वालिटेरियन। हम्म। हम्म। वेस्टेड इंटरेस्ट। अपॉर्चुनिटी में। किसने बोला? नीड बेस्ड। क्या हुआ? नीड बेस्ड। मेरिटोक्रेसी की तो बात ही नहीं है। आपको जितना जरूरत है आपको उतना ही मिलेगा मॉडर्न कम्युनिज्म में। आपकी जरूरत से, स्किल से डिटरमाइन होगा कि आपको क्या दिया जाना चाहिए। स्किल्ड पीपल विल बी डूइंग देयर जॉब वट एवर स्किल दे हैव, बट आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज सरप्लस फॉर दैट। और मुझे उतना ही मिलेगा, उस स्किल के बदले मुझे उतना ही मिलेगा जितनी मेरी जरूरत है। मेरा अगर 20 लोगों का परिवार है तो मैं 20 लोगों का राशन लूंगा, 20 लोगों का मुझे घर चाहिए, 20 लोगों के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, बहुत बड़ी सर्विस कर रहा हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर रहा हूँ, DM हूँ, लेकिन परिवार 3 लोगों का है, तो मुझे 3 लोगों का राशन, 3 लोगों के लिए गाड़ी, 3 लोगों का घर ही मिलेगा। अभी उल्टा है। जाओ सिविल लाइंस, जाओ गांधीनगर साइड में, एक आदमी को कितने एकड़ का मिल जाता है प्लॉट, बंगले तुम लोगों को मिलेंगे, तुम छोड़ दोगे क्या? मार्क्स की सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे पहले मैं आपको मार्क्स को पूरा पढ़ा दिया एक साथ। मार्क्स के सारे कंसेप्ट को मर्ज करके मैंने पढ़ाया, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में मार्क्स को अगर जानने की कोशिश करते तो आपके दिमाग में पिक्चर सेट नहीं होती। अब जब हम माइंड मैप्स पढ़ेंगे तो अब हम माइंड मैप्स माइंड्स को फटाफट फटाफट समझ पाएंगे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, डायलेक्टिक्स क्या होती है, कैसे स्टेज बदली सोसाइटी की, क्यों रेवोल्यूशन आया, कम्युनिज्म क्या है, मॉडर्न कम्युनिज्म क्या है। आपको ये पूरा कंसेप्शन अगर दिमाग में आ जाता है, मोर देन इनफ। आप छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर जाओगे अब।